हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं अनुराग पांडे। जैसा कि प्राचीन भारत इतिहास की सीरीज चल रही थी, तो प्राचीन भारत के इतिहास में हमने पिछले वीडियो में क्या जाना था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा क्या थी भारत की। तो हमने वो बताया था कि इसमें 16 महाजनपदों का विभाजन था। ठीक है। तो उन 16 महाजनपदों में हमने अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, फिर पाणिनि अष्टाध्यायी में बताए गए थे कि 16 महाजनपद के बारे में। पाणिनि के अष्टाध्यायी में तो 22 महाजनपद के बारे में बताया गया है। तो कुछ ऐसे भी महाजनपद के नाम बताए गए हैं जो कि अंगुत्तर निकाय और दीघ निकाय, एक बौद्ध ग्रंथ है, एक है जैन ग्रंथ है। तो दोनों में कुछ महाजनपद ऐसे भी रहे हैं जिनके नाम जो है एक दूसरे से मैच नहीं करते, और कुछ ऐसे भी नाम रहे जो एक दूसरे में, दोनों किताबों में सेम सेम बताए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमने उस दिन बताई थी आपको। ठीक है। हमने बताया था कि जो ये महाजनपद रहे हैं उसमें मगध, कौशल, ठीक है, कंबोज हमने बताया। फिर आपको पोटन वोटन के बारे में भी बताया, फिर उज्जैनी के बारे में बताया हमने। मतलब 16 महाजनपद के बारे में हमने पिछले कक्षाओं, पिछले वीडियो में हमने देखा था। आज हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ी सी कहानी ये है कि सिकंदर आता है, सिकंदर आक्रमण किया, विश्व विजेता का ख्वाब लेके वो अपने यहाँ से निकलता है, और भारत में वो सिंध के जंगल से होते हुए कहाँ पहुँचता है कि पोरस से लड़ाई करने के बाद वो वापस लौटता है। पोरस से लड़ाई कहाँ लड़ रहा? झेलम नदी के किनारे। तो झेलम नदी को पार नहीं करता है कि झेलम नदी के उस उधर से ही वो वापस होता है। ठीक है। उस समय भारत पे शासन रहता है नंदवंश का, जिसको नवनंद भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस वंश में 9 शासक हुए थे। 9 शासक हुए थे। 9 मतलब गिनती का 9। तो 9 शासक हुए थे उसमें, तो इसलिए उसको नवनंद भी कहा जाता है। इसके संस्थापक रहे महापद्मनंद, जिनकी कुछ उपाधियों के बारे में भी हमने बताया था एक बार, आपको याद होगा कि उनकी कुछ उपाधियां रही हैं। द्वितीय परशुराम रही है, क्षत्रियों का नाश करने वाला, ऐसा कुछ उपाधियां, ऐसी उपाधियां भी रही हैं महापद्मनंद की। ठीक है। उनका जिक्र पुराणों में भी किया गया है। और अंतिम जो नंदवंश का शासक है धनानंद, तो वो सिकंदर का समकालीन है। सिकंदर जब आक्रमण किया है तो उस समय भारत का शासक कौन है? धनानंद। धनानंद का जो शासन है वो मगध पर चल रहा। मगध पर मतलब भारत में एक मजबूत शासन जो है जिसका है वो है मगध। तो मगध पे शासन किसका है? धनानंद का। तो धनानंद क्या है कि एक विलासी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। विलासी प्रवृत्ति के व्यक्ति, उनको राजकाज से ज़्यादा मतलब नहीं है। तो उस समय क्या है कि एक चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य भी बोलते हैं, वो एक गुरु रहते हैं। ठीक है। तो ऐसी कहानी है कि वो क्या करते हैं कि एक शिष्य होता उनका, नाम होता चंद्रगुप्त। तो उसकी कुछ चीज़ों को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये जो है, ये शासक बनने, इसमें जो है शासक बनने की काबिलियत है। तो उसको लाते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं, उसको एक्सपर्ट बनाते हैं, मतलब ट्रेनिंग देते हैं एक प्रकार से। तो ट्रेनिंग देने के बाद क्या होता है कि एक राजा बनता है जो धनानंद को मार के ही शासन सत्ता अपनी स्थापित करता है वो। तो उसके थ्रू जो नया वंश स्थापित होता है वो होता है मौर्य साम्राज्य। ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। और किसकी सहायता से कर रहे हैं वो? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसकी सहायता से हुई? चाणक्य के। चाणक्य के 3 नाम हैं। एक तो चाणक्य, क्योंकि वो चाणक्य के लड़के हैं। ठीक है। कौटिल्य भी उनको कहते हैं। कौटिल्य इसलिए कहते हैं, उनका स्वभाव जो है वो कुटिल है। कुटिल स्वभाव की प्रवृत्ति है, इसलिए उनको कौटिल्य कहते हैं। ठीक है।
तो एक और नाम उनका, वो सांवले से हैं तो उनको विष्णुगुप्त ऐसे कुछ नाम है उनका। तो एक विष्णुगुप्त भी नाम मिलता है, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे क्या क्या नाम है उनका, देखेंगे हम। पहले देखते हैं मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अन्य जो परीक्षाएं हैं, जो अभी जल्दी में परीक्षाएं होने उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें और इस वीडियो को लास्ट तक, जो कि इस पीडीएफ से ज़्यादा फैक्ट, इस पीडीएफ से ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम जो है वीडियो में बता देते हैं। तो पीडीएफ में उतना कॉन्सेप्ट या उतना फैक्ट आपको नहीं मिलेगा जितना हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखा करें, और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप एक अनुमान लगाइए कि आपको क्या क्या समझ में आया है और क्या नहीं आया है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? मौर्य वंश के संस्थापक हैं, और कहा जाता है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था भारत में, उससे भी बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाले भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट माने जाते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाले शासक हैं कौन? आपके चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। फिर साम्राज्य की सीमा, इनकी जो साम्राज्य की सीमा थी, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की जो सीमा थी वो ईरान से मिल रही थी उस समय, और भारत को सबसे पहले राजनीतिक रूप से एकबद्ध करने का काम चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीज़ जैसे ये है, भारत को राजनीतिक रूप से एकबद्ध करने का काम इन्होंने सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं। अब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज के पुत्र माने जाते हैं, ठीक है। नंदराज के पुत्र जो कहे गए हैं वो मुद्रा राक्षस में बताया गया। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं, और इन्होंने मुद्रा राक्षस में बताया है कि ये नंदराज के पुत्र हैं। और मुद्रा राक्षस में एक चीज़ और बताई गई है कि ये वृषल हैं, कुलहीन हैं, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस में वृषल कुलहीन भी बताया गया है, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। धुंडराज ने, अब मुद्रा राक्षस पर टीका भी लिखा गया, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। तो मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखा है? धुंडीराज ने। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये इनके बारे में कहा जाए, इनकी उत्पत्ति जो हुई है शूद्र समुदाय में हुई है, जो कि बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर में ऐसा बताया गया है। तो बृहत कथा मंजरी के लेखक कौन हैं? बृहत कथा मंजरी के लेखक हैं कौन? बृहत कथा मंजरी के लेखक हैं आपके कौन है? क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र ने लिखा है बृहत कथा मंजरी। इसमें क्या बताया गया है कि ये जो है शूद्र कुल में जन्म लिए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरी किताब है कथा सरित सागर। तो कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव। कथा सरित सागर के लेखक हैं, सरित सागर के लेखक हैं कौन? सोमदेव, ठीक है। तो इन दोनों किताबों में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो आपके किस में हैं? शूद्र कुल में पैदा हुए थे, ठीक है। आगे देखते हैं। विशाख दत्त की कुछ और रचनाएं रही जो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। उनकी रचनाएं देवी चंद्रगुप्तम, अभिसारिका वंचितक, ये दो किताबें और हैं इनकी। तो ये भी ध्यान रखना है कि विशाख दत्त की किताबें कौन कौन सी हैं इनमें से। तो ध्यान रहे, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितक, ठीक है। ये बताया गया। बृहत कथा मंजरी जो क्षेमेंद्र की लिखी हुई है, कथा सागर सोमदेव ने लिखी, इसमें चंद्रगुप्त को शूद्र कहा गया, ठीक है। महाबोधि वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार से संबंध, अच्छा, महाबोधि वंश जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से संबंधित थे, ठीक है।
चंद्रगुप्त मौर्य के 2 नाम और मिलते हैं, कौन कौन से? 3 नाम हैं, ठीक है। विलियम जोन्स ने इनको सेंड्रोकोट्स कहा है, और एरियन तथा प्लूटार्क ने इनको एंड्रोकोट्स कहा है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स कहा और सेंड्रोकोट्स कहा है विलियम जोन्स ने। अब जस्टिन ने क्या कहा है? जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स मतलब चंद्रगुप्त और सिकंदर की मुलाकात का उल्लेख भी किया। किसने? जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की मुलाकात का उल्लेख भी किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, ठीक है। ये 3 नाम हम बताए थे नहीं आपको कि सांवले थे तो विष्णुगुप्त हैं, कौटिल्य स्वभाव था कौटिल्य हैं, चाणक्य के लड़के थे तो चाणक्य हैं ये। तो इन्होंने अर्थशास्त्र एक पुस्तक लिखी जो राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? चाणक्य ने। तो ये अर्थशास्त्र कौन सी? वो इकोनॉमी नहीं है, ये राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित किताब है, ठीक है। अब इनके बारे में और भी चीज़ें जानेंगे। तो चाणक्य को पुराणों में क्या कहा गया है? द्विजर्षम। पुराणों में चाणक्य को द्विजर्षम कहा गया है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। ये भी क्वेश्चन आया हुआ, द्विजर्षम का मतलब क्या होता है? तो द्विजर्षम का मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है। अब अर्थशास्त्र की बात करते हैं। अर्थशास्त्र जो इनकी किताब है, इनकी जो कृति है, वो शासन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। जो शासन के सिद्धांत पर आधारित है, इसमें सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है। सप्तांग सिद्धांत क्या है? सप्त मतलब 7, ठीक है, 7। अंग का मतलब अंग है, भाग है, तो 7 भाग के बारे में बताएगा। और ये सप्तांग सिद्धांत क्या है? किसी राज्य प्रशासन से संबंधित 7 सिद्धांत इसमें बताए गए हैं, ठीक है। अब उसमें नाम है कुछ। अब नाम क्या क्या है इसमें? इस सप्तांग सिद्धांत के नाम क्या क्या है भाई? ये भी ध्यान रखना है आपको। तो इसमें एक है राजा, दूसरा है अमात्य, ठीक है, तीसरा है जनपद, चौथा है दुर्ग, पांचवा है कोष। कोष मतलब पैसा, ठीक है। अगला है दंड, और एक है मित्र। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। तो सप्तांग सिद्धांत यही है कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष और दंड और मित्र, ये सप्तांग सिद्धांत हैं जो जिसका वर्णन अर्थशास्त्र में किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चाणक्य की तुलना मैकियावेली से प्रिंसेप ने की थी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैन और तमिल साक्ष्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के बारे में बताते हैं। कौन कौन से जैन और तमिल साक्ष्य जो हैं चंद्रगुप्त के दक्षिण विजय के बारे में बताते हैं, ठीक है। एक है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जिसमें क्या बताया गया है कि चंद्रगुप्त की जो सीमा रही है वो पश्चिमी क्षेत्र तक रही है। जूनागढ़ कहाँ है? जूनागढ़ रियासत थी अंग्रेजों के समय में, और ये जो है गुजरात में पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिए। और यहाँ पे कृष्ण मृग पाया जाता है। यहाँ जूनागढ़ रियासत के अंदर में एक आपका पार्क है जहाँ पे कृष्ण मृग पाया जाता है, ठीक है। तो उसके वो भी अभी उसके लिए सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे वहाँ पे उसके क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। तो ये सब बहरहाल ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट में जब आएंगे तब उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो ये रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख, उससे क्या पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिमी साम्राज्य की जो पश्चिमी सीमा थी तो कहाँ थी? मतलब चंद्रगुप्त के पश्चिमी साम्राज्य के विस्तार को प्रमाणित करता है। कौन? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख।
और ये जो है आनर तो सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे पुष्यगुप्त, जिनके द्वारा बताया जाता है कि सिंचाई के बांध का निर्माण का उल्लेख किया गया, मतलब उन्होंने सिंचाई के बांध का निर्माण किया था, ये भी पता चलता है इसी से। ठीक है, ये लाइन इसी में देखिए है, आनर्त और सौराष्ट्र का प्रांतीय राज्यपाल था पुष्यगुप्त ने सिंचाई बांध का निर्माण किया था। ठीक है, सेल्यूकस, सेल्यूकस था सिकंदर का सेनापति, जो कि 305 बीसी में चंद्रगुप्त से हार गया था, और हारने के एवज में उसको अपनी लड़की पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करनी पड़ी, साथ में कुछ भेंट भी देने पड़े थे। कुल मिला के वो सब इतना नहीं, बस इतना ध्यान रखें कि सेल्यूकस को इन्होंने 305 बीसी में हराया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जब मृत्यु होती है उस समय साम्राज्य जो है पश्चिम में हिंदुकुश से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त जब मरे थे, चंद्रगुप्त जब मृत्यु हुई तो उनकी सीमा पश्चिम में कहाँ से कहाँ तक, हिंदुकुश पर्वत से लेके पश्चिम में वो पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत थी। ठीक है, अब शासन आता है बिंदुसार का। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं, और इनको जो है यूनानी लेखक अमित्रचेट कहते हैं। इनको अमित्रचेट, अमित्रघात, अमित्रखाद, बिंदुसार को यूनानी लेखक अमित्रचेट, अमित्रखाद, अमित्रघात कहा है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, बिंदुसार को जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है, और जैन ग्रंथ में ही बिंदुसार को दुर्धरा का पुत्र कहा गया। और दुर्धरा कौन है, दुर्धरा है आपके किसकी, धनानंद की पुत्री हैं ये। ठीक है, धनानंद की पुत्री हैं दुर्धरा, और जैन ग्रंथ है सिंहसेन जिसमें बिंदुसार को दुर्धरा का पुत्र कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस था, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस एक थे, मिस्र के राजदूत थे। ये डायनिसस, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस जो कि मिस्र के शासक थे, इनके राजदूत थे कौन, डायनोसिस, जो कि भारत आए थे। कब आए थे, बिंदुसार के समय पर ही आए थे। ठीक है, इसका वर्णन किया गया इसमें विश्लेषण इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए स्ट्रैबो के अनुसार, स्ट्रैबो ने बताया है कि मिस्र का एक राजा है एंटियोकस, उसने अपना एक राजदूत भेजा डायमेकस। एंटियोकस का राजदूत रहा डायमेकस, मिस्र का राजदूत है, मिस्र के राजा की तरफ से आया है, बिंदुसार के दरबार में आया है। तो एंटियोकस ने कुछ चीज़ें भेजी थी, क्या, शराब, अंजीर और दार्शनिक, शराब, अंजीर और दार्शनिक जो है इन्होंने भेजी थी अपने साथ। ठीक है, मौर्य दरबार में। ठीक है, चलिए आगे है प्लिनी है, प्लिनी। स्ट्रैबो ने बताया था कि मिस्र का राजा है एंटियोकस, जिसने अपना राजदूत डायमेकस भेजा, उसने साथ में शराब, अंजीर, दार्शनिक भेजा था। फिर प्लिनी है, उन्होंने वो बताते हैं कि मिस्र का एक राजा है टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय, उसका एक राजदूत है डायनोसिस, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, अब शासन आता है अशोक महान का। अशोक महान के बारे में जानते हैं कि ये जब राजा बने उससे पहले क्या थे, ये अवंती के राज्यपाल थे। अवंती उज्जैनी को बोलते थे, वहाँ के उपराजा या वायसराय या राज्यपाल कुछ भी बोले, मतलब अवंती के राज्यपाल या वायसराय थे ये। ठीक है, इन्होंने क्या किया, धम्म का प्रतिपादन किया। इन्होंने, अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। इन्होंने सहिष्णुता, करुणा, उदारता, त्रिविध आयाम थे इनके, किसके, अशोक के। अशोक के त्रिविध आयाम क्या क्या हैं, सहिष्णुता, करुणा और उदारता। सहिष्णुता, करुणा और उदारता जो हैं अशोक के त्रिविध आयाम रहे हैं, वो भी शासन के। ठीक है, 269 269 बीसी में ये गद्दी पर बैठे और उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा। ठीक है,
अब देखिए, पहले कलिंग युद्ध तो लड़े थे, सबको पता है, नरसंहार किया उन्होंने, उससे फिर विचलित हुआ इनका मन, फिर बौद्ध धर्म को तो अपना लिया इन्होंने। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि इन्होंने धम्म का प्रतिपादन क्यों किया था। तो धम्म का प्रतिपादन किया था कि ताकि उनकी प्रजा द्वारा आसानी से उसका पालन किया जा सके, उनकी प्रजा जो है आराम से रह सके। ठीक है, वो वाला धम्म नहीं था। धम्म था कि प्रजा को आसानी रहे, प्रजा को कोई दिक्कत ना होने पाए, उनकी वजह से ये वाला धम्म था इनका। ठीक है, अब देखते हैं अभिलेखों में इनके कुछ नाम मिलते हैं। जो अभिलेख हैं इनके, मास्की गुर्जरा जैसे अभिलेख है, तो इसमें इनके कुछ नाम मिलते हैं। तो नाम क्या क्या है इनके, देखते हैं। देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय। ठीक है, देवानाम प्रिय दसी, एक तो देवानाम प्रिय देवताओं का प्रिय, दूसरा देवानाम प्रिय दसी देखने में सुंदर। ठीक है, ये इनके नाम है, देवानाम प्रिय और देवानाम प्रिय दसी नाम है, जिसका अर्थ होता है, एक तो होता है देवताओं का प्रिय और दूसरा देखने में सुंदर। ठीक है, अब दीपवंश और महावंश जो थे बौद्ध धर्म से संबंधित थे, और ये सिंहली अनुसूचियों में ऐसा इनके बारे में वर्णन किया गया है। दीपवंश और महावंश जो हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, इनके बारे में सिंहली जनश्रुतियों में बताया गया है। सिंहली मतलब श्रीलंका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। निग्रोध नामक भिक्षु ने से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। ठीक है, निग्रोध एक भिक्षु हैं जिनके प्रभाव में आए, इन्होंने निग्रोध से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और अंत में जाके मोगली पुत्र तिस्य के प्रभाव में आकर इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो मोगली पुत्र तिस्य के बारे में आपको पता है, तीसरी बौद्ध संगीति हुई है, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई, और तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी मोगली पुत्र तिस्य ने, और राजा रहे अशोक। तो मोगली पुत्र तिस्य के ही जब प्रभाव में आए तो ये उस समय पूरी तरह से बौद्ध बन चुके थे। ठीक है, बौद्ध बने। अब आगे देखते हैं। अशोक हैं, अशोक के एक पौत्र हैं दशरथ, ये दोनों लोग बौद्ध धर्म अनुयायी थे। जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या कहा जाता है कि उन्होंने सल्लेखड़ा के द्वारा मृत्यु को प्राप्त किया। ठीक है, तो सल्लेखड़ा जो है जैन धर्म में होता है। ठीक है, तो जैन धर्म में सल्लेखड़ा मतलब होता है कि भूख मतलब भोजन को त्यागना, भोजन पानी को त्यागना। ठीक है, त्याग कर ही लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वही है सल्लेखना। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, जैन धर्मानुयायी हैं, बिंदुसार भी जैन धर्मानुयायी रहे। लेकिन अशोक हैं, अशोक के एक पौत्र हैं कौन, दशरथ, ये दोनों लोग बौद्ध धर्मानुयायी हैं, ऐसा बताया गया है। ठीक है, और कहाँ बताया गया अभी ये तो नहीं, लेकिन अशोक और इनके जो पौत्र हैं दशरथ, ये दोनों बौद्ध धर्मानुयायी थे। ठीक है, अब रज्जुक पे क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो रज्जुक कौन है, रज्जुक के बारे में कहा जाता है आज का जिलाधिकारी हैं ये थे, और राजस्व तथा न्याय का काम देखते थे। राजस्व और न्याय का काम देखने वाले अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे है कि अग्रोनोमोई कौन है। अग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को बोलते थे। जिला अधिकारी जो होता था उस समय का, उसको अग्रोनोमोई बोलते थे। सार्थवाह जो होते तो व्यापारिक काफिला कहा जाता, व्यापारिक काफिला को सार्थवाह कहा जाता था, उसी को कारवां भी कहा जाता है। और इन्होंने राज्याभिषेक के 10वें साल में बोध गया की यात्रा की थी। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तथा साथ ही इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने शासन के 20वें साल में कहाँ गए थे ये, लुम्बिनी, जहाँ पे इन्होंने क्या किया है,
कि वहाँ पे कर को क्या किया, घटा के, मतलब घटा दिया था, वहाँ पे कर को क्या किया, टैक्स को कम कर दिया था। ठीक है, 1/6 था पहले, उसको 1/8 कर दिया था। तो राज्याभिषेक के अपने 20वें वर्ष में अशोक लुम्बिनी की यात्रा की और वहाँ पे एक शिला स्तंभ भी स्थापित किए, तथा क्योंकि बौद्ध धर्मानुयायी थे, बौद्ध धर्म से प्रेरित थे, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो वहाँ पे जो है भू राजस्व कर, धार्मिक कर को तो पूरी तरह माफ़ किए, लेकिन भू राजस्व कर जो था वो 1/6 हुआ करता था, उसको 1/8 कर दिया इन्होंने। ठीक है, चलिए, ये हो सकता है नहीं लिखा गया हो, नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत बोध गया कि इन्होंने यात्रा की सबसे पहले, उसके बाद गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती गए हैं। ये सीरियल भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इस पे भी आता जरूर है। ठीक है, तो लुम्बिनी का धार्मिक कर माफ कर दिए, भू राजस्व कर घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिए, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्या है कि अभिलेखों के इनके 3 वर्ग रहे हैं। कौन कौन से? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। कालसी, गिरनार और मेरठ के जो अभिलेख रहे हैं वो ब्राह्मी लिपि के हैं। कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। इनके अभिलेख 3 प्रकार के हैं: शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। शिलालेख की संख्या है 14, जो कि 8 जगहों से प्राप्त हुए हैं। शिलालेख की संख्या 14 है, जो कि 8 जगह से प्राप्त हुए हैं। इसमें शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, एरागुड्डी, गिरनार, धौली, जौगढ़ और सुपारा। कौन कौन से? शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, एरागुड्डी, गिरनार, धौली, जौगढ़ और सुपारा। ये 8 जगह से 14 स्तंभ मिले हुए हैं, जो 14 शिलालेख मिले हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से 2 शिलालेख हैं। कौन कौन से? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ये जो है खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। बाकी सभी जो है ब्राह्मी और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो खरोष्ठी भाषा में लिखे गए शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, बाकी सभी जो हैं वो ब्राह्मी और प्राकृत भाषा में लिखे गए अभिलेख हैं इनके। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जैसे स्टेटमेंट के रूप में आ जाए कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, तो आपको यहीं से पता है कि 2 ही अभिलेख ऐसे जो खरोष्ठी भाषा में हैं, बाकी सभी ब्राह्मी और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है। ऐसा स्टेटमेंट आए तो वो स्टेटमेंट सही होगा कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो हैं प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले अभिलेख इनका किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। एक क्वेश्चन आ चुका पहले भी, तो हो सकता है, उम्मीद ये भी है कि आ जाए, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता जो है अनुराधापुर, श्रीलंका से चलता है। पहले श्रीलंका का नाम क्या है? अनुराधापुर था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ब्राह्मी लिपि का पहला उद्वाचन या पहला जो पहले पता चलता है कि ये कहाँ पे इसका वो हुआ, तो आपको ये पता होता है कि इसका पहली बार प्रयोग अनुराधापुर, जो कि श्रीलंका में था, वहाँ से पता चलता है। ठीक है, तो हमने बताया कि अनुराधापुर में इसका प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का सबसे पहले पता चलता है अनुराधापुर में, और सबसे पहले पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, अब इनके कुछ और अभिलेख हैं, देखते हैं। पिपराहवा, सोहगौरा और महास्थान। पिपराहवा, सोहगौरा और महास्थान भी अभिलेख हैं अशोक के ही। ये भी आपको ध्यान रखना कि पिपराहवा, महास्थान, ठीक है, ये सब क्या है इनके? पिपराहवा, महास्थान, सोहगौरा भी अशोक के ही अभिलेख हैं। और ये जो है ये भी प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि हैं। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि में अनुराधापुर का तो है ही है, साथ में ये तीनों भी हैं। पिपराहवा, सोहगौरा और महास्थान भी प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है, खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि के बारे में अगर बात करें तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये ध्यान रखना है। और इसको पढ़ने का श्रेय सबसे पहले जाता है मैसन।
मैसन है, प्रिंसेप है, नोरिस है, लैसन है और कनिंघम। तो खरोष्ठी लिपि को पढ़ने का श्रेय सबसे पहले मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लैसन और किसको जाता है? कनिंघम को जाता है। और यह विकसित कहाँ हुआ? उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि है ये। खरोष्ठी लिपि उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि है। कौन सी? खरोष्ठी। ठीक है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये भी ध्यान रखना। बाकी सारी लिपि जितनी वो सब बाएं से दाएं लिखी जा रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के नाम उल्लेख के बारे में अगर बात करते हैं तो अशोक के कुछ नाम मिलते हैं स्पेशल, जैसे प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी। ठीक है, तो ऐसे नाम इनके कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? एक तो गुर्जरा लघु शिलालेख है। अब गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ है? दतिया जिला में है। गुर्जरा लघु शिलालेख दतिया जिला में है। फिर उसके बाद मस्की है, नत्तूर है, उडगोलन है। इसमें भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। मस्की, नत्तूर, उडगोलन, गुर्जरा, इन सब में अशोक का नाम, व्यक्तिगत नाम मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भाब्रू स्तंभ के बारे में जानते हैं। भाब्रू स्तंभ अभिलेख में जानते हैं कि भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है इसमें। ठीक है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। मगध का सम्राट बताया खुद को, किसमें? भाब्रू स्तंभ लेख में। ये ध्यान रखना है। दूसरा कि बौद्ध, अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित कौन करता है? आपका भाब्रू स्तंभ लेख। भाब्रू स्तंभ लेख ही आपको, मतलब अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी के रूप में प्रमाणित भी करता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इनके शिलालेख हैं, तो शिलालेख के बारे में जानते हैं। कुछ शिलालेख इनके हैं। कौन कौन से शिलालेख है? तो पहला शिलालेख के बारे में जानेंगे। पहला शिलालेख क्या है? पहला शिलालेख है इनका पशुबलि निषेध पर। पशुबलि निषेध पर पहला शिलालेख है। लेकिन ये यहाँ पे एक चीज़ और कही गई है कि राजा की जो पाकशाला है, राजा की जो रसोई है उसमें 2 मोर और 1 मृग मारा जाता था। पशुबलि पर पहला शिलालेख। लेकिन फिर भी राजा की जो पाकशाला है उसमें 2 मोर और 1 हिरन फिर भी मारा जाता था। ठीक है, उसके अलावा 5वां शिलालेख क्या है? 5वां शिलालेख राज्याभिषेक के 26वें साल में, राज्याभिषेक के 26वें साल में इन्होंने विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन आए कि पंचम अभिलेख में क्या कहा गया है? पंचम शिलालेख में तो आपको पता होना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जो कि राज्याभिषेक के 26वें साल की घटना का वर्णन करता है। ठीक है, चलिए अगला है दूसरा और, ठीक है, 13वां शिलालेख है। 13वां शिलालेख में क्या है कि इसमें कलिंग युग के बारे में बताया गया है, विजय का वर्णन किया गया है। वो भी कब किए थे? 261 में। बैठे कब गद्दी पे? 269, 269। ठीक है, ये ध्यान रखना। दीर्घ शिलालेख हैं 12। दीर्घ शिलालेख एक दीर्घ शिलालेख का नंबर है 12। तो उसमें क्या बताया गया है कि सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है। सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना किसमें की गई है? दीर्घ शिलालेख है 12 नंबर में। ठीक है, इसके अलावा फिर दूसरा और 13वां शिलालेख है जिसमें संगम राज्यों का वर्णन किया गया है कि कौन कौन से संगम राज्य हैं? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केलल। साथ में ताम्रपर्णी की भी सूचना मिलती है इसमें। किसमें? दूसरे और 13वें में संगम राजवंश की जानकारी तो मिलती है। उसमें चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र हैं। साथ में ताम्रपर्णी की भी जानकारी इसमें मिलती है। ताम्रपर्णी का श्रीलंका। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर 13वां शिलालेख है
13वां शिलालेख क्या क्या बता रहा है? कलिंग युद्ध का वर्णन बता रहा है, संगम राज्यों के बारे में बता रहा है। साथ में एक चीज़ ये भी बताता है 13वां कि इसमें 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि 13वां शिलालेख क्या क्या बता रहा है? कलिंग युद्ध का वर्णन, चोल पांड सतीपुत्र केरलपुत्र संगम राजवंश और ताम्रपर्णी अभिलेख की सूचना देता है, ताम्रपर्णी की भी सूचना दे रहा है। साथ में यह जो है 5 यमन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के बारे में भी बता रहा है। ठीक है, आगे है सोहगौरा अभिलेख। सोहगौरा अभिलेख आपको गोरखपुर में है। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो यूपी स्पेशल के रूप में ये इम्पोर्टेंट है। और साथ में जो भी स्टेट पीएससी की एग्जाम उनके लिए इतिहास, जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट इतिहास है, उनके हिसाब से महत्वपूर्ण है ये कि सोहगौरा अभिलेख आपके गोरखपुर में है और महास्थान अभिलेख बोगरा जिला बांग्लादेश में है। इस समय वर्तमान में बांग्लादेश में है, उस समय भारत में ही था। ठीक है, अब देखिए, अब सोहगौरा और महास्थान अभिलेख एक तो गोरखपुर, दूसरा कहाँ है? बोगरा जिला में है। दोनों में क्या बताया गया है कि दोनों में अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों से के बारे में बताया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्य के बारे में किसमें बताया गया? तो सोहगौरा और महास्थान अभिलेख में। ठीक है, अच्छा, हम बात कर रहे थे 5 यमन राजाओं के साथ इनके मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। तो मैत्रीपूर्ण जो संबंध रहे हैं 13वें शिलालेख के अनुसार, वो राजा कौन कौन से थे? तो राजा थे अंतियोक। अंतियोक से इनके अच्छे संबंध रहे हैं। अंतियोक कहाँ के हैं? सीरिया के। ठीक है, दूसरे कौन है? तुर्मय। तुर्मय से भी इनके संबंध रहे हैं। ये यमन राजा हैं सब। ये रहे हैं आपके मिस्र के, ये मिस्र के रहने वाले हैं तुर्मय। एक और हैं अंतकिनी। अंतकिनी, अंतकिनी या फिर एनकिनी। अंतकिनी या एनकिनी है। ये कहाँ के हैं? मकदूनिया। ये मकदूनिया का शासक है। ठीक है, मकदूनिया के शासक है अंतकिनी या एनकिनी। अगला कौन है? मग या फिर मकमास। मकमास या फिर मेगारस। ये कहाँ के हैं? साइरिन। ठीक है, अगला है लास्ट जो यमन राजा है, जिनके 5 बारे में बताए, 5 राजाओं के बारे में महत्वपूर्ण संबंध बताए गए। उनमें से अंतिम राजा है अलिक सुंदर। अलिक सुंदर या फिर इसका नाम है एलिरू सेंट्रो। एलिरू सेंट्रो। एलिरू सेंट्रो जो है एपीरस के राजा। ठीक है, तो एलिरू सेंट्रो जो है अपीरस के राजा हैं। तो इन 5 के बारे में बताया गया, ये थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सोहगौरा अभिलेख बोगरा तो बता दिया हमने आपको, अशोककालीन प्राकृत भाषा के हैं और ये सब हो गया। ठीक है, अब मौर्यकालीन प्रशासन की बात करते हैं। मौर्य काल में जो न्यायालय था 2 प्रकार से काम करता था, एक धर्मस्थी, एक कंटक शोधन। तो धर्मस्थी काम क्या था? दीवानी मामला देखता था। कंटक शोधन फौजदारी मामला देखता था। ये सबको पता होगा। ठीक है, गूढ़ पुरुष, गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। ये भी ध्यान रखना है कि मौर्य साम्राज्य के समय में गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? तो गूढ़ पुरुष कहा गया है। ठीक है, फिर इसमें 2 गुप्तचर हुए। कौन कौन? एक हुआ संस्था और एक हुआ संचरक। एक संस्था वाला जो है वो क्या, एक स्थान पर रह के काम कर रहा है, गुप्तचर का काम एक स्थान पर रह के करता है। और दूसरा जो संचरा है वो क्या करता है कि भ्रमण करते हुए काम कर रहा अपना। ठीक है, गुप्तचर होने की जो कुछ सूचनाएं देता है वो क्या करता, चलता फिरता रहता है, अपना सूचनाएं इकट्ठा करके देता रहता है। और एक है जो संस्था है वो क्या, एक जगह स्थिर रहता है, वहीं से सारी सूचनाएं आदान प्रदान करता रहता है। ठीक है, चलिए मेगस्थनीज की एक किताब है। मेगस्थनीज की एक किताब है, उस नाम क्या है? इंडिका।
इंडिका में बताया गया है प्रशासन जो था 30 सदस्यों की 6 समितियों द्वारा चलाया जाता था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में बताया गया है कि नगर का जो प्रशासन था वो 30 सदस्यों की 6 समितियों द्वारा चलाया जाता था। इसमें जो तीसरी समिति थी, पहले तो ये पता हो जाए कि हर समिति में 5 सदस्य थे, ठीक है। तीसरी समिति कौन सी थी भाई? तीसरी समिति थी जनगणना वाली। आज के समय में कौन करता है काम? आज के समय में काम करता है नगर पालिका, ठीक है, नगर निगम, ये सब काम करते हैं। लेकिन उस समय तीसरी समिति जो है वो जनगणना का काम करती थी। और एक छठी समिति थी। छठी समिति का जो काम था वो बिक्री कर वसूला करता था। तीसरी समिति जनगणना करती है, छठी समिति क्या करती है? बिक्री कर वसूल रही है। और ये भी कितना भाग लेता है? 10वां भाग से ले रहा है बस, ठीक है, 1/10 भाग लेता है। मेगास्थनीज के बारे में बात करें तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर वही है, याद होगा, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में हराया था। 302 बीसी में हराया था, ठीक है, वही है। अब देखिए कुछ अधिकारी गए हैं, जैसे इसमें नहीं बताया गया, हो सकता है नहीं बताया गया हो, तो आप जान जाएं कि नगर के अधिकारी को क्या कहते थे? नगर के अधिकारी को एस्टिनोमोई बोलते हैं। नगर के अधिकारी को एस्टिनोमोई कहते हैं, कहते हैं नहीं, कहते थे, ठीक है। नगर के अधिकारी को एस्टिनोमोई कहते थे। और नगर पालिका का जो प्रमुख था उसको नागरक कहते हैं। नगर पालिका के प्रमुख को नागरक या फिर पूर्व मुख्य बोलते थे, पूर्व मुख्य बोलते थे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो चीज़ इसमें नहीं बताएगी उसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है, बाकी आप इसको सुनते रहें। आगे है अब मौर्य साम्राज्य। अब देखिए मेगास्थनीज ने तत्कालीन समाज को 7 वर्गों में बांटा था। मेगास्थनीज ने उस समय समाज को 7 वर्गों में बांटा। तो समाज 7 कौन थे? एक तो दार्शनिक, दूसरा कृषक, एक फिर पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। यही था समाज के 7 श्रेणियाँ थी, ठीक है। कौन कौन सी? दार्शनिक है, कृषक है, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री, ठीक है। इंडिका में एक चीज़ और बताई गई है, ये ध्यान रखना है कि भारत में उस समय दास प्रथा विद्यमान नहीं थी। अगर दास प्रथा विद्यमान नहीं थी तो इसका मतलब ये है कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। इसलिए मेगास्थनीज को लगा होगा कि यहाँ पे दास प्रथा नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये कहा जाता है इंडिका के अनुसार, मेगास्थनीज बताया है अपनी किताब इंडिका में कि मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही भिन्न पेशा अपना सकता था, ठीक है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत थे। अब 5 प्रांत कौन कौन से थे भाई? 5 प्रांत में एक तो था उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी क्या है? तक्षशिला, ठीक है। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। कलिंग की राजधानी तोसली, अवंतिरट, उज्जैनी और पाटलिपुत्र जो था प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, कलिंग की तोसली, अवंतिरट, उज्जैनी और प्राच्य तथा पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो ये 5 प्रांत थे मौर्य साम्राज्य के, ठीक है। इसका वर्णन अशोक के अभिलेख में भी किया गया है। इनका वर्णन जो है अशोक के अभिलेख में भी किया गया है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र में कुछ चीज़ें बताई गई, जैसे राजा जो है भूमि का मालिक होता था, ठीक है। राजा भूमि का मालिक है तो राजस्व भी वसूल रहा है। अब राजस्व जो वसूलता है वो उत्पादन का एक भाग ले रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि राजा जो है भूमि का स्वामी है। और जब राजा भूमि का स्वामी है वो जो एक भाग ले रहा है उसमें 2 प्रकार से लेता है। क्या नाम है? भाग और बलि, ठीक है।
भाग और बलि जो है वो राजस्व के दो प्रमुख स्रोत थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भू राजस्व के दो स्रोत हैं, एक है भाग, दूसरा है बलि। ठीक है, और राजस्व एकत्र करने का काम कौन कर रहा है, ये भी ध्यान रखना है, समाहर्ता करता है। राजस्व एकत्र करने का काम समाहर्ता करता है। अंतपाल कौन है, सीमा रक्षक। अंतपाल जो होता है वो सीमा रक्षक था। प्रदेष्टा हम बोलते हैं विषय कमिश्नरियों का जो प्रशासक होता था। विषय कमिश्नरियों को जो प्रशासक था उसको प्रदेष्टा प्रदेष्टा कहा जाता था। ठीक है, चलिए कुछ अन्य अधिकारी हैं उनके बारे में जानते हैं कि जैसे कुछ अध्यक्ष हैं, फिर उनके डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो हम देखते हैं पण्य अध्यक्ष क्या है। पण्य अध्यक्ष जो था वो वाणिज्य विभाग से संबंधित था। पण्य अध्यक्ष वाणिज्य विभाग से संबंधित था। सुरा अध्यक्ष नाम ही सुरा अध्यक्ष है तो मदिरापान से संबंधित रहा होगा सुरा अध्यक्ष। सुरा मतलब क्या होता है, सुरापान कर रहे हैं तो उससे संबंध रहा हो, तो वो तो सबसे बड़ा आदमी वही था उस समय, सुराध्यक्ष जो था। ठीक है, तो सुराध्यक्ष बड़ा आदमी था, मतलब कि वो क्या है, वो उस काम को देख रहा है, मतलब मदिरा पान वाला काम उस पर जिम्मेदारी में है। ठीक है, वो पूरी तरह से तैनात है कि मदिरा पान का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। चलिए, सूना अध्यक्ष क्या है, सूना अध्यक्ष मतलब बूचड़ खाना। सूना अध्यक्ष बूचड़ खाने का विभाग था। ठीक है, गणिका अध्यक्ष, गणिका से आप अनुमान भी लगा सकते हैं, गणिका मतलब वैश्या, तो वैश्याओं का जो अध्यक्ष होता था उसको बोलते थे गणिका अध्यक्ष। ठीक है, सीता अध्यक्ष क्या है, राजकीय कृषि विभाग होता था ये। सीता अध्यक्ष जो है राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर अकारा अध्यक्ष है, अकारा अध्यक्ष जो होता था वो खान विभाग था। फिर लक्षणा अध्यक्ष जो छापा खाना से संबंधित था। लोहा अध्यक्ष, लोहा से आपको समझ में आना चाहिए कि धातु से संबंधित होगा। नवा अध्यक्ष आज के समय में क्या नव नव बोलते हैं, तो नवल बेस बोलते नहीं, नवल बेस ऐसे कुछ बोलते हैं। तो नवाध्यक्ष मतलब जहाजरानी विभाग है उसका। ठीक है, पत्तना अध्यक्ष बंदरगाह, पत्तन को बंदरगाह बोलते हैं, तो बंदरगाह विभाग था। पत्तना अध्यक्ष बंदरगाह का मालिक था, बंदरगाह का अध्यक्ष होता था। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आगे हम कि गांव के शासन के बारे में जानते हैं। तो गांव का शासन कैसा है, गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित किया जाता था, और इसका सूत्रपात मौर्यों ने ही किया था। ग्राम प्रशासन को स्वायत्त शासी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जाता था, जिसका सूत्रपात किया था मौर्य शासकों ने। ठीक है, अर्थशास्त्र में विवाह विच्छेद का अधिकार पत्नी को था। हमने ये चीज़ आपको बताई थी कब, वैदिक काल में भी ये चीज़ें बताई थी हमने आपको कि उस समय भी विवाह विच्छेद था, मतलब विवाह विच्छेद तलाक देना, तलाक दे देंगे। ठीक है, तो विवाह विच्छेद का अधिकार यहाँ पे किसको है, पत्नी को है। और वैदिक काल के ऋग्वैदिक काल में भी पत्नी को ही विवाह विच्छेद का अधिकार दिया गया था। ठीक है, आगे है कि मनुस्मृति में विधवा विवाह की अनुमति थी, लेकिन वो भी सिर्फ पुरुष को, तो पुरुष को थी, तो वो विधवा विवाह यहाँ पे जो लिखा गया है, ये विधवा विवाह इसलिए इस बात को ध्यान में रख के नहीं लिखा गया है कि वो महिला को कहा जाए, पुरुष को कहा जा रहा है। बस विधवा विवाह मतलब किसी की पत्नी किसी की पत्नी मर जाती है या किसी का पति मर जाए। ठीक है, तो अगर किसी पुरुष की पत्नी मर जाती है तो वो जो है दूसरी शादी कर सकता है, उसी को विधवा विवाह भी कह सकते हैं, या उसको विधुर बोल दीजिए आप। ठीक है, ये हिंदी में भी है कि जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसको क्या बोलते हैं, विधुर। किसी पुरुष की अगर पत्नी मर जाती तो उसको विधुर बोलते हैं। ठीक है, विधवा नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब सारनाथ का निर्माण देखिए। अच्छा, मौर्यकालीन समाज के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं कि इसमें तलाक प्रथा का प्रचलन था। पति द्वारा जो प्रत्यक्ष पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति थी। मैंने बताया पति ने अगर छोड़ दिया अपनी बीवी को तो वो क्या करे, तलाक दे देगी, जाओ हम दूसरी शादी करेंगे अब। ठीक है, फिर
पत्नी अगर बंध्या है या व्यभिचारिणी है तो पति उसका त्याग भी कर सकता है। बंध्या मतलब अगर वो संतान उत्पन्न करने में वो असक्षम है तो उस हालत या व्यभिचारिणी हो जाए पत्नी तो उस हालत में पति जो है उसका त्याग कर सकता था, ये सब बताया गया है मौर्य काल में। ठीक है। फिर विधुर को विधवा विधुर हमने बताया था। ठीक है। विदेशियों को व्रात्य क्षत्रिय कहा जाता था। किसको? विदेशी जो आते थे उनको व्रात्य क्षत्रिय बोला जाता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब देखिए सभी स्तंभ जो है चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। स्थापत्य की दृष्टि से सांची स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्थापत्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सांची का स्तूप जो है सर्वश्रेष्ठ है और यह जो है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में निर्माण अशोक ने कराया था। सांची स्तूप रायसेन जिला में है, मध्य प्रदेश में, निर्माण अशोक ने करवाया और ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है स्थापत्य की दृष्टि से। ठीक है। इसी तरीके से भरहुत स्तूप कहाँ है? सतना मध्य प्रदेश में। सतना मध्य प्रदेश में भरहुत स्तूप है जिसको अशोक ने ही बनवाया था। फिर अमरावती आंध्र प्रदेश में है और ध्यान ये रखना है कि यह एकमात्र संगमरमर से बना हुआ संगमरमर का है। अमरावती स्तूप संगमरमर का बना हुआ है और ये एकमात्र ऐसा स्तूप जो संगमरमर से बनाया गया था। ठीक है। धमेक स्तूप है तो धमेक स्तूप जो है ये गुप्तकालीन है। धमेक स्तूप कहाँ है? धमेक स्तूप आपका सारनाथ में है। ठीक है। सारनाथ में धमेक स्तूप है, ये गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है। आगे है बुलंदी बाग। बुलंदी बाग क्या है?